हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स मैं पूर्व की बात आज पुनः आप सभी के बीच सोशियोलॉजी सब्जेक्ट समाजशास्त्र के साथ उपस्थित हुआ हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी को पूर्व क्लास की बात ये क्लास भी पसंद आएगी, क्योंकि आपका प्यार और सहयोग जो मिल रहा है उम्मीद करता हूँ इसी तरह मिलता रहेगा। और इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट फ्रेंड्स आप सब ज़रूर उठाइए। और क्लास शुरू करने से पहले फ्रेंड्स आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको नोट्स करते जाइए। ये एग्ज़ाम में काफ़ी सहयोग प्रदान करेगा फ्रेंड्स आप सभी के लिए। यदि आप फ्रेंड्स यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीआईसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यूपीएससी यूपीपीएससी आरपीएससी सीपीएससी बीपीएससी जीपीएससी सीपीएससी एचपीएससी एमपी सेट उत्तराखंड केवीएस एनबीएस इत्यादि जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात आप किसी भी स्टेट से हों, किसी भी प्रदेश से हों, चाहे आप हरियाणा से हों, बिहार से हों, राजस्थान से हों, उत्तर प्रदेश से हों, उत्तराखंड से हों, झारखंड से हों, छत्तीसगढ़ से हों, तो ये जो प्रश्न उत्तर की श्रृंखला आप सभी के लिए लेकर आता हूँ, ये एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और आप पिछला क्लास जो देख ही रहे हैं फ्रेंड्स, जो लोग एग्ज़ाम दिए होंगे आपको पता ही होगा कि इस क्लास से आप सभी को कितना जो है सहयोग मिलता है और कितना आप सभी के लिए उपयोगी ये क्लास साबित होता है। तो फ्रेंड्स जो आप समय में 4 अगस्त और रविवार को एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम है, जो इस एग्ज़ाम में इस परीक्षा में आप एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, आप सभी फ्रेंड्स को अर्थात आप सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सभी इस एग्ज़ाम में सफल हों और आप सभी का भविष्य उज्जवलमय हो। आप सभी इस एग्ज़ाम की परीक्षाएं अच्छे से हो बिना किसी विघ्न बाधा के। आप सभी लोग टाइम पे परीक्षा हॉल में पहुंच जाइएगा समय के अनुसार, हड़बड़ाइएगा मत। आप इत्मीनान से पहले वो मार्कशीट भरिएगा, उसके बाद जो है आप प्रश्नोत्तर को समय अनुसार कूल माइंड से सॉल्व कीजिएगा। हड़बड़ाने से क्या होता है, प्रश्न आता हुआ प्रश्न गलत हो जाता है। प्रश्नों को जो है आप लोग इत्मीनान से पढ़िए, समय टेकिंग के अनुसार समय अनुसार, ना तो ज़्यादा जो है लेट करिए और ना तो ज़्यादा जल्दी करके गलत कर दीजिए। टाइम टेकिंग के अनुसार प्रश्नों को सॉल्व करिए, पढ़िए, आपका परीक्षा अवश्य जो है अच्छी होगी। ये जो 4 अगस्त रविवार को एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कोई भी एग्ज़ाम है, वैसे इस एग्ज़ाम तो ही है आपका 4 को रविवार को। किसी भी एग्ज़ाम में आप कूल माइंड से एग्ज़ाम दिया करिए, तो जो है उम्मीद रहता है कि आपका पेपर अच्छा ही होगा। तो आइए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं और देखते हैं आप सभी के लिए प्रश्न नंबर 1 क्या है। तो आपका प्रश्न नंबर 1 है ये, भारत सरकार द्वारा 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार किस फसल उत्पादन के लिए प्रदान किया गया। प्रश्न क्या कह रहा है आप ध्यान दीजिएगा। ये भारत सरकार द्वारा 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार, ये कृषि कर्मण पुरस्कार किस फसल उत्पादन के लिए प्रदान किया गया है। तो आपका ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्शन ए मक्का और गेहूं उत्पादन हेतु, अब ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए मक्का और गेहूं उत्पादन हेतु, ऑप्शन बी खाद्यान्नों के उत्पादन हेतु, ऑप्शन सी चावल उत्पादन हेतु, ऑप्शन डी तिलहन उत्पादन हेतु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब भी बताइएगा। इसका आंसर आपका है ऑप्शन ए हो जाएगा, ये मक्का और गेहूं उत्पादन हेतु बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 2 जनवरी 2020 को प्रदान किया गया। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है फ्रेंड्स, यदि आपके पास टाइम और समय ना हो रहा करे तो आप लोग इस क्लास को केवल जो है लगा दीजिए, जैसे आप खाना बना रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है तो आप इस क्लास को लगा दीजिए और देखिए ना। अगर आपके पास देखने का समय ना हो तो इस क्लास को लगा के आप केवल इस क्लास को सुन लीजिए, क्योंकि मैं जो इस क्लास का प्रश्न उत्तर कराता हूँ आप सभी के लिए एकदम एक एक चीज़ क्लियर करके प्रश्न क्लियरिटी के साथ जो है बताता हूँ आपको। ऑप्शन में ऑप्शन ABCD के साथ पढ़ता हूँ, ताकि आप अगर ना देख पा रहे हो क्लास के सुन रहे हो तो आपको पूरा क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स आप लोग इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, मिस ना कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा निम्नलिखित में से ये दी
स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन 1970, ये बुक्स है, इसके लेखक कौन है? प्रश्न आप समझ गए होंगे। दी स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन जो सन 1970 में बुक्स लिखी गई, इसके लेखक कौन है पूछ रहा। तो आपका ऑप्शन ए है जैक डेरिडा, ऑप्शन बी है थॉमस कुहेन, ऑप्शन सी है मैनफोर्ड कुहेन, ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। तो इसका आंसर आप सभी को पता भी होगा, अधिक से अधिक मित्रों को, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये थॉमस कुहेन इसका आंसर। ये जो द स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन 1970 में, ये बुक्स के लेखक आपके थॉमस कुहेन महोदय हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या कह रहा है आप सभी के लिए, प्रश्न उत्तर नंबर 3। ये कह रहा है कि शोध संबंधी प्रश्नों का एक समुच्चय नहीं होना चाहिए। ये फ्रेंड्स आपका यूजीसी नेट जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न पूछा जा चुका है और आने की संभावना भी अभिव्यक्त की जा रही है। शोध संबंधी प्रश्नों का एक समुच्चय नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए करा स्पष्ट, ऑप्शन बी करा व्यापक, ऑप्शन सी करा सिद्धांत से संबंधित, ऑप्शन डी करा एक दूसरे से संबंधित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर आपका प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन सी, सिद्धांत से संबंधित। शोध संबंधी प्रश्नों का एक समुच्चय नहीं होना चाहिए। किससे नहीं होना चाहिए? सिद्धांत से संबंधित। ऑप्शन सी ये आंसर सही होगा, क्योंकि जो आपका शोध संबंधी प्रश्नों का समुच्चय है ये व्यापक जो है नहीं होना चाहिए। इसका जो प्रमुख कारण है कि एक शोधकर्ता की जो शोध कार्य करने की अपनी एक निश्चित क्षमता होती है, उस क्षमता के बाहर शोध कार्य करने पर शोध की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगता है। इसलिए आपका जो शोध संबंधी है वो स्पष्ट होना चाहिए, सिद्धांत से संबंधित होना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इसमें दिक्कतें आ जाती हैं। तो अति सूक्ष्म ना होकर बल्कि अति व्यापक नहीं होना चाहिए, अति सूक्ष्म अध्ययन उसमें किया जाना चाहिए शोध कार्य। आइए आपका देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 4 आप सभी के लिए क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 ये आपका प्रतीकों और चिन्हों के अध्ययन के लिए, प्रश्न 4 कह रहा कि प्रतीकों और चिन्हों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? प्रतीकों और चिन्हों के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है आइपीमेट्रिक्स के लिए, ऑप्शन बी कह रहा है लोगोसेंटिक्स के लिए, ऑप्शन सी कह रहा है संकेत विज्ञान के लिए, ऑप्शन डी कह रहा है सिंगामेट्रिक्स के लिए, सिंगामेट्रिक्स के लिए कह रहा है। तो ये सिंगामेट्रिक्स ये भी होगा आपका, इंग्लिश में शुद्ध लिखा है, ये तो हिंदी में हमने यहाँ ट्रांसलेट करिए। ये सिंगामेट्रिक्स है, ना कि मैक्सिम लिखा है ये, तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का, आप बताइएगा इसका आंसर क्या हो जा रहा है। तो इसका आंसर आपका संकेत विज्ञान हो जाएगा। ये ऑप्शन सी सही आंसर है आपका, जो कह रहा है कि प्रतीकों और चिन्हों के अध्ययन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो संकेत विज्ञान शब्द का प्रयोग किया जाए, क्योंकि भाषा विज्ञान में संकेत प्रक्रियाओं या जो अभिव्यंजना है और संप्रेषण और लक्षण का प्रतीक का अध्ययन संकेत विज्ञान कहलाता है। ये आप सब नोट कर लीजिएगा। भाषा विज्ञान में संकेत प्रक्रियाओं या अभिव्यंजना और संप्रेषण लक्षण और प्रतीक का अध्ययन संकेत विज्ञान कहलाता है। संकेत विज्ञान को जो है अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? सीमोटिक्स कहते हैं। क्या? सीमोटिक्स, इसको नोट कर लिए कहा जाता है, जो कि ग्रीक भाषा से सीमोटिक्स कोश से बना है। सीमोटिक्स कोश से बना है। इस शब्द का पहली बार प्रयोग जो है आपके हेनरी हॉब्स महोदय ने किया है, और उन्होंने इस शब्द का प्रयोग संकेतों के प्रतिपादन से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा में को विकसित करने के लिए स्पेशली किया था। आपके कौन की ये किया था? आप मैंने बताया हेनरी हॉब्स महोदय जो है। आइए आपका देखते हैं अगला प्रश्न क्या करा। ये रिसर्च का प्रश्न था जो ऊपर गया यूजीसी ने जेआरएफ का प्रश्न। ये प्रश्न नंबर 5 आपका क्या कह रहा देखते हैं। ये कह रहा है कि किसने समग्र संस्था शब्दावली को लोकप्रिय बनाया।
समग्र संस्था शब्दावली को लोकप्रिय किसने बनाया? तो आपका ऑप्शन दे रहा, ऑप्शन ए एफ टार्नीज, ऑप्शन बी कह रहा इरविंग गॉफमैन, ऑप्शन सी कह रहा टालकॉट पार्सन्स, ऑप्शन डी कह रहा कार्लमैन हाइम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 5 का आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी इरविंग गॉफमैन महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन ये बी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर है। समग्र संस्था शब्दावली को लोकप्रिय बनाने में आपके इरविंग गॉफमैन महोदय के योगदान हैं, क्योंकि आपके इरविंग गॉफमैन ने समग्र संस्था शब्दावली को लोकप्रिय बनाया है। गॉफमैन का मानना है कि समाज में कुछ संस्थाएं होती हैं जो व्यक्ति और व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं, जिन्हें ही संपूर्ण संस्था कहा जाता है। गॉफमैन संपूर्ण संस्थान में मुख्यतः द्वितीयक संस्थाओं का उल्लेख करते हैं। द्वितीयक संस्थाएं क्या है आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे सेना हो गया, जेल हो गया, आश्रम हो गया, पागलखाना हो गया, स्कूल एवं महाविद्यालय, छात्रावास इत्यादि सब जो है द्वितीयक संस्थाएं मानी जाती हैं। व्यक्ति के जीवन में इनका बहुत बड़ा सहयोग और योगदान होता है, जो इनके व्यक्तियों के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डालता है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6 आपका, ये प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? ये कह रहा है किसने नातेदारी प्रणाली के संबंध में स्वनिमों का उपयोग किया था? किसमें कह रहा है किसने जो है नातेदारी प्रणाली के संबंध में स्वनिमों का उपयोग किया था? तो आपका ऑप्शन ए है क्लाउड लेवी स्टार्च, ऑप्शन बी है रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी है ब्राउन मालिनोव्स्की, ऑप्शन डी है योसेफ नडाल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का? तो इसका ऑप्शन ए है क्लाउड लेवी स्टार्च। ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शन ये है। प्रश्न नंबर 4 का नातेदारी प्रणाली के संबंध में आपकी का उपयोग किसने किया? क्लाउड लेवी स्टार्च महोदय ने किया है, क्योंकि क्लाउड लेवी स्टार्च की एक बुक्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लीजिएगा। क्या है? द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप। ये इसमें जो है नातेदारी प्रणाली के संबंध में स्वनिमों का उपयोग किया गया है। लेवी स्टार्च जो क्लाउड लेवी स्टार्च का है, इनका प्रथम प्रयास विवाह नियमों तथा उनके वर्जित निषेधों के संबंधों से जुड़ी संरचना का अध्ययन और उसका वर्णन किया, इन्होंने व्याख्या किया है। कौन? क्लाउड लेवी स्टार्च महोदय ने। और उन्होंने इस विशेष रूप से बहिर्विवाह के नियमों को समझने में विशेष रुचि रखा है, और वे इस नियम का जो है व्यक्त करते हैं कि विवाह संबंध उन नातेदारी समूह से बाहर होना चाहिए जिसमें कोई पैदा ना हो। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर ये 7 है आपका। ये क्या कह रहा है देखते हैं। ये कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग इस प्रश्न का, कि पारंपरिक घरानों और संगीतकों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, पारंपरिक घरानों और संगीतकों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये नहीं कह रहा है, इसको नोट कर लीजिएगा। आपका ऑप्शन ए कह रहा है जो है बनारस घराना गिरजा देवी, ग्वालियर घराना, ऑप्शन बी कह रहा ग्वालियर घराना मोगूबाई कुडिकर, ऑप्शन सी कह रहा जयपुर घराना किशोरी अमोनकर, ऑप्शन डी कह रहा पटियाला घराना बड़े गुलाम अली खान। तो प्रश्न उत्तर नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। इसमें से क्या कह रहा प्रश्न आप ध्यान दीजिए, पारंपरिक घरानों और संगीतकों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका मतलब हुआ कि इसमें एक सही नहीं सुमेलित है और बाकी ये 3 सही सुमेलित है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन सा सही नहीं सुमेलित है आपका। तो आपका बनारस घराना जो है, ध्यान दीजिएगा, आपका ये जो बनारस घराना है ये सही, आपका बनारस घराना सही सुमेलित है। बनारस घराना जो है गिरजा देवी का है, ये सही सुमेलित है। और ऑप्शन बी ग्वालियर घराना ये मोगूबाई कुडकर का नहीं है आपका, ये ग्वालियर घराना, तो इसलिए ये गलत है इसमें। और ऑप्शन सी तो सही है, आप तो ऐसे पता चल गया। ऑप्शन सी आपका जयपुर घराना है, ये किशोरी अमोनकर का सही है। ऑप्शन डी पटियाला घराना बड़े गुलाम अली खान का, ये पटियाला घराना, ये भी सही। तो इस प्रकार आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ये
ग्वालियर घराना मोगूबाई कोटकर का नहीं है, क्योंकि पारंपरिक घरानों और संगीतकों में ग्वालियर घराना मोगूबाई कोटकर आपस में सुमिलित नहीं है। ग्वालियर घराने का जन्मदाता जो है आपको हस्सू को और हद्दू खां के दादा नत्थन पीरबख्श को माना जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, किसको? हद्दू खां और हस्सू को दादा नत्थ पीरबख्श को माना जाता है ग्वालियर। और जो आपके कादिर बख्श, पीरबख्श, नत्थू खां, बालकृष्ण बुआ, ये नाम नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये पूछता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। पिशुर दिगंबर, ओंकारनाथ ठाकुर, विनायक राउत, पटवर्धन आदि इस घराने से संबंधित हैं। कौन से? ग्वालियर घराने से। जबकि मोगूबाई कोटकर जो हैं इनका संबंध जयपुर घराने से है। किससे है? इनका जो मोगूबाई कोटकर हैं इनका संबंध जयपुर घराने से है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जयपुर घराने से है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 8। ये प्रश्न आपका 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एल ड्यूमोंट निम्नलिखित में से जात के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादक है? किसको कह रहा है? ये आप ध्यान दीजिएगा। एल ड्यूमोंट निम्नलिखित में से किस जात के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादक है? ऑप्शन ए प्रकारात्मक, ऑप्शन बी संरचनात्मक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक, ऑप्शन सी पौराणिक। तो इसका आंसर प्रश्न नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा? इसको आपसे बताइए। तो संरचनात्मक, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन बी संरचनात्मक, आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी संरचनात्मक ये हो जाएगा। एल ड्यूमोंट निम्नलिखित में से किस जात के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादक किया? तो संरचनात्मक दृष्टिकोण का इन्होंने प्रतिपादक किया है, क्योंकि आपका ये जो ल्यूडूमा महोदय हैं इन्होंने संरचनात्मक दृष्टिकोण से जात के अध्ययन को प्रतिपादित किया है। ड्यूमा ने अपनी कृत, ड्यूमा की कृत कौन सा है? होमो हायरार्की, आप सब जानते होंगे। ल्यूडूमा का जो कृत है होमो हायरार्की, ये भारतीय जात व्यवस्था तथा उसके द्वारा पड़ने वाले प्रभावों को सार्वभौमिक रूप से इन्होंने विश्लेषण किया है। आपके कौन? ये लुई डूमा ने भारतीय समाज में हो रहे परिवर्तनों के बारे में ड्यूमा ने जो विस्तार पूर्वक लिखा है, बता रखा है। समाज में परिवर्तन रहा किंतु समाज को परिवर्तन नहीं रहा। ड्यूमा ने भारतीय जात व्यवस्था और भारतीय गांव की सामाजिक संरचना के अध्ययन के लिए भारतीय विद्याशास्त्रीय दृष्टि और संरचना को भागम दोनों प्रयोग की बात कही है। ड्यूमा ने जात व्यवस्था का अध्ययन पवित्रता के आधार पर किया है। आयोग ने इस प्रश्न का जो है यही संरचनात्मक दिया है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा। प्रश्न नंबर 9, आपका प्रश्न उत्तर नंबर 9 क्या कह रहा? निम्नलिखित में से कौन सा शहर पेंशन भोगी के स्वर्ग से भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में परिवर्तित हो गया? प्रश्न ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पेंशन भोगियों के स्वर्ग से भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में परिवर्तित हो गया? ऑप्शन ए कह रहा हैदराबाद, ऑप्शन बी कह रहा पुणे, ऑप्शन सी कह रहा बेंगलुरु, ऑप्शन डी कह रहा गुरुग्राम। तो कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन सी जो है ये बेंगलुरु इसका आंसर हो जाएगा। ये बेंगलुरु, ये पेंशन भोगियों के स्वर्ग से भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जो परिवर्तित हुआ, ये बेंगलुरु शहर को ही जाना जाता है। क्यों परिवर्तित हुआ? क्योंकि बेंगलुरु 2006 में बेंगलुरु शहर के नाम से अधिक रूप में लोग इसको जानते थे। और भारत की जो है सिलिकॉन वैली के रूप में इसलिए जाना जाता है। किस लिए? भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में बेंगलुरु शहर को किस लिए जाना जाता है? नोट करिएगा, क्योंकि यहाँ आईटी कंपनीज की भरमार है, इसलिए इसको सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। बेंगलुरु की वहाँ आईटी जो है कंपनियाँ हैं, इसकी भरमार है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 10, ये आपका 10 नंबर प्रश्न कह रहा है। इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो आपके स्क्रीन पे नहीं आ पाएगा। ये अब आ गया, देखिए अब ये आपका आ जाएगा। ये क्या प्रश्न कह रहा है? नातेदारी शब्दावली यहाँ विवाह की वरीयताओं और प्रतिषेधों को बहुत हद तक परिलक्षित करती हैं। द्रविड़ विवाह में रिश्तेदारी, कौन सी विवाह में? आप ध्यान दीजिएगा। द्रविड़ विवाह में रिश्तेदारों की कौन सी श्रेणियों को वरीयता दी जाती है जो कि शब्दावलियों में परिलक्षित होती है? ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन ए कह रहा सापिंड विवाह के लिए
विरहिता। ऑप्शन बी कह रहा भ्राता भगनी संतित विवाह के लिए विरहिता कह रहा। ऑप्शन सी कह रहा चचेरे मौसेरे भाई बहन के बीच विवाह के लिए कह रहा है ये। ऑप्शन डी कह रहा है प्रतिषेधित भ्राता भगनी संतित विवाह और चचेरे मौसेरे भाई बहन के बीच विवाह, ये ऑप्शन डी कह रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न रिपीटेड है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा आपका ये भ्राता भगनी संतित विवाह के लिए विरहिता है आपका ये ऑप्शन बी सही आंसर है, ऑप्शन बी। इसको आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि नातेदारी शब्दावलियाँ विवाह की विविधताओं और प्रतिषेधों को बहुत हद तक प्रलक्षित करती हैं। तो ये द्रव्य विवाह में रिश्तेदारों की कौन सी श्रेणियों की विविधता दी जाती है, तो शब्दावली में प्रलक्षित होती है आपका भ्राता भगनी संतित विवाह के लिए विरहिता है। आइए देखते हैं आप सबका ये जो है, आप जो देख रहे हैं ये प्रश्न, इसमें इसका भ्राता भगनी संतित श्रेणी को भी इसका अध्ययन सब थोड़ा विस्तार कर देता हूँ, आप लोगों को ध्यान में आ जाए, ध्यान में ना हो अगर तो। इसके जो है भ्राता भगनी विवाह के होता है, ये जो आपके ये हैं ये समाजशास्त्री, क्या नाम है इनका, इरावती कर्वे मैडम, याद आई इरावती कर्वे मैडम, जो इनकी एक कृत है, प्रमुख रचना है किंसप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। आप सभी को याद होगा, इनकी बुक बहुत फेमस है, किंसप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, इरावती कर्वे मैडम का है। ये भारतीय स्वरूप के 4 श्रेणियों को इन्होंने विभाजित किया है। तो ये कौन सा 4 श्रेणी आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है 4 श्रेणी, तो इसको आप नोट करके रखिएगा जो है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। कौन सी श्रेणी है, उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था इन्होंने पहला बताया है, आप नोट कर लीजिएगा पहला उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था, और इन्होंने जो दूसरा बता रखा है दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था, तीसरा बता रखा मध्य क्षेत्र में नातेदारी व्यवस्था, और चौथा बता रखा पूर्वी क्षेत्र में नातेदारी व्यवस्था। इसको इसलिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देता है, इसमें से कहेगा कौन सा एक नहीं सही है, ये 3 दे देगा, एक कोई और दे देगा। ये किस क्षेत्र में, यानी कि ये जो आपकी इरावती कर्वे मैडम है, इसमें से कौन किस क्षेत्र का अध्ययन नहीं किया पूछा जाता है सॉरी फ्रेंड, पूछा जाता है, इसलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा। 4 क्षेत्रों को इन्होंने बताया है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। पहला कहा उत्तर भारत में नातेदारी व्यवस्था, दूसरा दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था, तीसरा मध्य क्षेत्र में नातेदारी व्यवस्था, चौथा पूर्वी क्षेत्र में नातेदारी व्यवस्था। इन्होंने कौन से क्षेत्र की बात नहीं किया, देखिए मैं अभी बता दे रहा हूँ, पश्चिमी क्षेत्र का इन्होंने नातेदारी व्यवस्था के नहीं अध्ययन किया है। पश्चिमी क्षेत्र आपका ना, उसको आप हटा दीजिएगा। और इन्होंने जो इसमें इरावती कर्वे मैडम ने दक्षिण भारत में द्रविड़ की बात कर रहा है ना, द्रविड़ क्षेत्र के अध्ययन के बारे में, तो ये इन्होंने बताया चचेरे मसोरे तथा ममरे फुफेरे भाई बहनों के बीच विवाह का विरहिता का वर्णन किया है इन्होंने, और साथ ही उन्होंने इस मत का प्रस्तुत किया कि द्रविड़ क्षेत्र में नातेदारी शब्दावली का प्रकृत वर्णनात्मक न होकर जो है विपणनात्मक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं अब आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर ये 11 नंबर प्रश्न आप सभी के लिए क्या कह रहा है। तो 11 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है व्हाट इज दिस थिंग्स कॉल्ड साइंस, बुक्स का लेखक कौन है। ये प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, बुक आप देख रहे हैं कौन सा बुक कह रहा है व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड साइंस, इस पुस्तक का लेखक कौन है पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन जो दे रखा है, ऑप्शन ए चार्ल्स राइट्स मिल दिया है, ऑप्शन बी कह रहा है A.F. चार्ल्मेर्स, ऑप्शन सी वाई सिंह, ऑप्शन डी B.K. पटनायक। तो जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है, व्हाट इज दिस थिंग कॉल्ड साइंस के। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ये A.F. चार्ल्मेर्स का ये बुक्स है फ्रेंड्स, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इनकी कुछ अन्य प्रमुख बुक्स है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, खासकर आप सभी में पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बने हैं। इनकी जो अगली बुक नोट कर लीजिएगा आप सब, साइंस एंड इट्स फैब्रिकेशन, फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, साइंस एंड इट्स फैब्रिकेशन अगली बुक इनकी मैं बता दे रहा हूँ। ये तो आपका दिया ही, फिर अगली बुक ये पहली हो गई, अब दूसरी बुक जो बता रहा हूँ इसको भी नोट कर लीजिएगा, द साइंटिस्ट्स एटॉम एंड फिलासफर्स स्टोन, ठीक है फ्रेंड। ये और अगली बुक ये इनकी लिख लीजिए 100 ईयर्स ऑफ परस्योर, क्या है
100 ईयर्स ऑफ प्रेश्योर। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप सब, ये इम्पॉर्टेंट बुक्स थी। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर ये 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका। ये कह रहा है एक गुणवत्तापरक और एक मात्रात्मक चर के बीच संबंध को मापने के लिए किस परीक्षण को प्रयुक्त किया जा सकता है। ये प्रश्न फ्रेंड्स यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जा चुका है और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको ध्यान दीजिएगा और ये थोड़ा इसको याद करके रखिएगा। उस तरह आपके क्या कहते हैं समझ में जो मैथ के होंगे उन्हीं का आएगा, तो इसको केवल याद करके ही रख लीजिएगा एक प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, एक गुणवत्तापरक और एक मात्रात्मक चर के बीच जो है संबंध को मापने के लिए किस परीक्षण को प्रयुक्त किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा है सहसंबंध गुणात्मक, ऑप्शन बी दे रहा फाई गुणांक, ऑप्शन काई स्क्वायर, ऑप्शन टी टेस्ट डी दे रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो जिस फ्रेंड्स को पता हो बताइए। तो इसका काई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर जिसको बोलते हैं, इसको काई स्क्वायर कहते हैं, इसका वही होगा। तो ऑप्शन ये सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये काई स्क्वायर अर्थात इसको एक्स स्क्वायर भी नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 13 यानी 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि अवधारणा का प्राचीनीकरण क्या है। प्रश्न ध्यान से दीजिएगा, कह रहा अवधारणा का प्राचीनीकरण क्या है। तो आपका ऑप्शन क्या है, ए कह रहा अवधारणा के जो है अनुभविक प्रसंगार्थ का संकेत करना, और ऑप्शन बी कह रहा अवधारणा को सिद्धांत से जोड़ना, ऑप्शन सी कह रहा अवधारणात्मक शोध करना, ऑप्शन डी कह रहा नई परिस्थिति का परिचालन करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा 13 नंबर का। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, अवधारणा का प्राचीनीकरण क्या है। तो इसका आंसर आपका अवधारणा के अनुभविक प्रसंगार्थ का संकेत करना है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए भी आपका यूजीसी नेट जेआरएफ से पूछा जाने वाला प्रश्न है। जो हमारे फ्रेंड्स यूजीसी नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम अभी आप जान रहे हैं रिजेक्ट हुआ है, कैंसिल किया गया था, 18 जून को एग्ज़ाम था, उसको कैंसिल करके अब इसको आप सबको जिसको डेट ना पता हो जानकारी के लिए बता दें। ये 20 से जो है 20 अगस्त से शुरू हो रहा है, 20-21 अगस्त को, और ये सितंबर तक जाएगा। तो आपका किस डेट में एग्ज़ाम होगा अभी तो ये जानकारी नहीं है, लेकिन 20 अगस्त से शुरू है, इसलिए आपके पास समय बहुत कम है। इसलिए प्रैक्टिस सेट जो है अधिक से अधिक आप सब सॉल्व करिए और उसी को अध्ययन करिए, इसी में आपका बेनिफिट है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है। यदि आप नई चीज़ें पढ़ेंगे तो नहीं अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, इसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। इसमें अवधारणा प्राचीनतम, ये प्रश्न हो गया। अवधारणा का प्राचीनीकरण का तात्पर्य है, ध्यान लिया, अवधारणा के अनुभविक प्रसंगत का संकेत करना, अवधारणात्मक मानसिक कृतियाँ जो विचार पुंज के व्यवस्थित स्वरूप में उभरती हैं। और अगला प्रश्न क्या है, ये प्रश्न आपका है, किसने भारत में वोट बैंक शब्दावली की रचना किया है। ये प्रश्न आप नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कह रहा है किसने भारत में वोट बैंक शब्दावली की रचना किया। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप रख लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपका, वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो आपका ऑप्शन दे रखा है, ये देखिएगा ऑप्शन दे रखा है, एम.एन. श्रीनिवास यानी कि मशहूर नरसिंह श्रीनिवासन, ऑप्शन बी रजनी कोठारी, ऑप्शन सी गिरीश कुमार, ऑप्शन डी दीपांकर गुप्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ये मशहूर नरसिंह श्रीनिवास महोदय हैं। ये ऑप्शन ए वोट बैंक शब्दावली की रचना ये आपके मशहूर नरसिंह श्रीनिवासन महोदय ने किया है, क्योंकि एम.एन. श्रीनिवास जो है भारत में वोट बैंक शब्दावली की रचना किया। कहाँ पे किया, भारत में किया। ये सब आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये समाजशास्त्र में उन्हें संस्कृतिकर प्रभुत्वशाली जात और वोट बैंक जैसी मौलिक स्थापनाओं के लिए
जाना जाता है एम एन श्रीनिवास को? ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करके रखिए। किसके लिए जाना जाता है? समाजशास्त्र में इन्हें जो है यानी कि एम एन श्रीनिवास को संस्कृतिकरण, प्रभुत्वशाली जाति क्या है मैंने प्रश्न पिछले क्लास में जो है पिछले क्लासों में बहुत अच्छे से बता रखा है जो है, और वोट बैंक जैसी मौलिक प्रतिस्थापनाओं के लिए जाना जाता है। आप लोग नोट करके इसको रखिएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, देखते हैं। ये कह रहा है 15 नंबर प्रश्न आपका कि किस वर्ष तक नई दिल्ली के विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बनने का अनुमान लगाया गया है। प्रश्न देखिए, लेटेस्ट का है, ये एग्ज़ाम में यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि ये करंट का प्रश्न तो इसलिए पुनः आ सकता है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लेकर आप सभी के बीच आ गया। प्रश्न ध्यान से दीजिए, क्या करा? किस वर्ष तक नई दिल्ली के विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बनने का अनुमान लगाया गया है? समझ गए फ्रेंड्स? यानी किस साल तक ये जो नई दिल्ली आपका राजधानी है भारत की, ये विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बन जाएगा। ये सन दिया आपका, ऑप्शन ए 2050, ऑप्शन बी 2040, ऑप्शन सी 2030, ऑप्शन डी 2025। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर जो अभिव्यक्त किया है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 2030 तक नई दिल्ली को विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बनने का अनुमान लगाया गया है, सन 2030 तक। आइए देखते हैं आपका ये जो है ये क्या है? 2030 तक नई दिल्ली को विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बनने का अनुमान तो लगाया गया है, और ये अनुमान जो आपकी कौन लगाया? संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाया गया है फ्रेंड्स। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2050 तक कहा है कि दुनिया जो है कि शहरी आबादी भारत का योगदान सबसे अधिक होने वाला। 2050 तक दुनिया में जो शहरी आबादी है वो भारत का सबसे अधिक होने वाला है। ये संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है, ना कि भारत देश का। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। प्रश्न नंबर 16। तो इसको भी थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, नहीं तो ये आपका आएगा नहीं पूरा। तो अब आ जाएगा आपका ये प्रश्न। देखते हैं ये प्रश्न आपका क्या कह रहा है। 16 नंबर, सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार क्या होना चाहिए? इस बारे में दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा साझा की गई अपेक्षाओं द्वारा परिभाषित व्यवहार के नियम या मानक को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन है ए रीति रिवाज, ऑप्शन बी मूल्य, ऑप्शन सी परंपरा, ऑप्शन डी नियम। प्रश्न क्या कह रहा है आप ध्यान दीजिएगा, आप आंसर इसका ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 16 का केवल एक बार इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। कह रहा है सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार तत्व क्या होना चाहिए? क्या कह रहा है? सामाजिक रूप से स्वीकार्य व्यवहार क्या होना चाहिए? इस बारे में दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा साझा की गई अपेक्षाओं द्वारा परिभाषित व्यवहार के नियम मानक को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन देखिए, आंसर मिल गया, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नियम द्वारा ये माना जाता है, क्योंकि आपके एक समाजशास्त्री हैं वीर स्ट्रीट महोदय। ये सोशल ऑर्डर में कहा है कि एक आदर्श प्रतिमान एक नियम या मानदंड है जो कि सामाजिक परिस्थितियों जिसमें हम सहभागीदार होते हैं और हमारे आचरण को नियंत्रित करता है जो है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये किसका है? वीर स्ट्रीट महोदय की अवधारणा है। और आपका देखते हैं, आइए अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 17। ये क्या कह रहा है आपका? 17 नंबर प्रश्न, ठीक है। ये 17 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि पीजेंट्स थोड़ा मेरा सिस्टम जो है बहुत हाई टेक्नोलॉजी का नहीं है, इसलिए आप सभी के बीच क्लास लेके आता हूँ ताकि आप सभी को एग्ज़ाम में परीक्षा में सहयोग मिले। लेकिन मेरे पास सिस्टम जो है बहुत अच्छे नहीं है, फिर भी कोशिश करता हूँ अच्छा देने का आप लोगों के लिए। तो आपका प्रश्न 17 हो गया, पीजेंट्स और पीजेंट सोसाइटीज़ का लेखक संपादक कौन है? ये पीजेंट्स और
पीजेंट्स सोसाइटीज का लेखक और संपादक कौन है? तो आपका ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए एरिक वोल्फ, ऑप्शन बी रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी आस्कर लेविस, ऑप्शन डी थियोडोर सेनिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 17 का? आप सब बताइएगा। तो इसका जो लेखक पूछा पीजेंट्स और पीजेंट सोसाइटीज का, तो थियोडोर सेनिन महोदय हो जाएंगे। ऑप्शन ए डी सही आंसर इसका हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पीजेंट्स एंड पीजेंट्स जो है सोसाइटीज पुस्तक के लेखक थियोडोर सेनिन है। इनकी कुछ जो है इम्पॉर्टेंट बुक्स है, आप लोग उम्मीद करता हूँ नोट करके रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है बार बार रिपीट करके। तो इनका बुक से अगली बुक है, आप नोट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये नंबर 1 नोट करिए, रूसिया बुक है इनकी, जो इसको इन्होंने जो है 1905 1907 जुलेसन एस ये मूवमेंट थ्रूट के शुरू लिखा है, ठीक है। और अगली बुक इनकी है लेट मार्क्स एंड द रूसियन रोड। नोट करके रखिएगा क्या मैंने बताया, ये अगली बुक मैंने जो बताया है आप नोट करके रखिएगा, लेट मार्क्स एंड द रूसियन रोड। और अगली बुक जो है आप नोट कर लीजिएगा, तीसरी बुक जो बता रहा हूँ, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज आर्टिकल, ठीक है। ये पूरा नाम है इनका, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज आर्टिकल, इसको नोट करके रखिएगा। और अगली बुक इनकी चौथी बुक बता रहा हूँ मैं, जो इन्होंने लिखा है थियोडोर सेनिन महोदय ने, द रूल्स ऑफ द गेम। कौन सी बुक है? नोट कर लीजिए, द रूल्स ऑफ द गेम। और अगली बुक इनका है, आखिरी अगली 5वीं बुक जो बता रहा हूँ ये भी नोट कर लीजिएगा, है दी ऑकवर्ड क्लास। क्या है? दी ऑकवर्ड क्लास। आइए देखते हैं अब आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 18। ये आपका प्रश्न 18 क्या कह रहा है? ये कह रहा है किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्रों के रूप में उल्लेख किया है? किस गांव को किसने जो है कह रहा है, ये किसने यानी कौन भारतीय गांव को लघु गणतंत्रों के रूप में उल्लेख किया है? तो आपका ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन महोदय हैं, ऑप्शन बी चार्ल्स मेडकॉफ, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। ये प्रश्न ध्यान दिए, क्या कह रहा है, किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्रों के रूप में उल्लेख किया है? किस रूप में? भारतीय गांव को लघु गणतंत्रों के रूप में किसने उल्लेख किया है? तो आपका ऑप्शन लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है चार्ल्स मेडकॉफ, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, यूजीसी नेट जेआरएफ में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर में, पीजीटी में भी, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न को आप नोट करके रखें। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ऑप्शन भी चार्ल्स मेडकॉफ जो महोदय हैं, ये भारतीय गांव को लघु गणतंत्रों के रूप में इन्होंने उल्लेख किया है। अब जो ये आपके मेडकॉफ में सन 1832 में मेडकॉफ ने जो है भारतीय ग्रामीण समुदाय के बारे में लिखा था और कहा था कि भारतीय ग्रामीण समुदाय छोटे गणराज्य हैं और प्राय जितनी वस्तुओं की इन्हें जो है किसके भारतीय लोग जितनी वस्तुओं की इन्हें आवश्यकता होती है वे सब उसके पास रहते हैं और बाह्य संबंधों में अधिकांशतः स्वतंत्र रहते हैं, अपना खुद जो है निर्भर रहते हैं अपने आप पर। ये किसका है? ये चार्ल्स मेडकॉफ महोदय का अवधारणा है। आइए देखते हैं भारतीयों के संबंध में। ये प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है आपका? ये कह रहा है कौन सा अध्येता गहन विवरण से संबंधित है? कौन सा अध्येता गहन विवरण से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन ए कार्ल मैनहाइम, ऑप्शन बी अल्फ्रेड शुर्ज, ऑप्शन सी इरविंग गॉफमैन, ऑप्शन डी क्लिफोर्ड गिट्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 19 का आप सब बताइएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 19 का आंसर क्या है? तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 का आंसर ऑप्शन डी ये क्लिफोर्ड गिट्स महोदय हैं, ये ऑप्शन डी। इन्होंने अध्येता का गहन विवरण से संबंधित माना जाता है इन्हें। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 20।
20 कह रहा है किसने समाजशास्त्री मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का पिता कहा। ये प्रश्न भी जो है आपका पीजीटी में पूछा जा चुका है फ्रेंड्स, आप सब ध्यान दीजिएगा। ये इस प्रश्न को कह रहा है किसने समाजशास्त्री मैक्स वेबर को, जो किसने, जो ये समाजशास्त्री मैक्स वेबर महोदय हैं, इनको आधुनिक समाजशास्त्र का पिता कहा है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है इमाइल दुर्खीम, ऑप्शन बी किंग्सली डेविस, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी जॉर्ज सिमेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसने कहा है? तो इसका आंसर आपका है, ये रिपीटेड प्रश्न है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आप सभी को पता होना चाहिए। तो किंग्सली डेविड महोदय, ऑप्शन बी है ये, किंग्सली डेविड महोदय जो हैं ये आपके मैक्स वेबर को आधुनिक समाजशास्त्र का पिता कहते हैं। आइए देखते हैं अब आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 21। और ये जो मैंने आपका ये पिछला प्रश्न कौन सा जिसमें ये बताया था, ये क्लिफोर्ड गिब्स के बारे में थोड़ा सा इनको आप लोग ना, शायद हमारे नए मित्र जो होंगे, नए फ्रेंड्स क्लास में, वो ना जानते होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ये जो आपके ये क्लिफोर्ड गिब्स महोदय हैं, ये गहन विपणन से संबंधित हैं। ये एक अमेरिकी मानवशास्त्री हैं। क्या आप नोट कर लीजिएगा, इनके बारे में ना जानते हो, ये क्या हैं आपके एक अमेरिकी मानवशास्त्री हैं। इन्हें जो मुख्य रूप से सांकेतिक मानवशास्त्र में उनके द्वारा दिए गए योगदान के लिए जाना जाता है। गिब्स का मुख्य उद्देश्य समाज विज्ञान में गहन विपणनी थिंकर डिस्क्रिप्शन समझना है और इसका पूर्ण व्याख्या और विश्लेषण करना इनको माना जाता है। मेरा मेन मकसद था कि आपको ये जानकारी हो जाए कि ये एक अमेरिकी मानवशास्त्री है, ना कि एक समाजशास्त्री हैं, क्लिफोर्ड गिब्स। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न ये 21, प्रश्न नंबर 21 आपका क्या कह रहा है, ये प्रश्न नंबर 21 ये कह रहा है कि एक शून्य परिकल्पना हमें बताती है कि दो चर, क्या कह रहा है, एक शून्य परिकल्पना हमें बताती है कि दो चर क्या है। देखिए प्रश्नवाचक लगा है, क्या है, एक शून्य परिकल्पना हमें बताती है कि दो चर क्या है। ये रिसर्च का क्वेश्चन है नेट का, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का फ्रेंड्स, यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा भी जा चुका है। तो ऑप्शन ए कह रहा कि एक दूसरे के साथ आंशिक रूप से संबंधित है। शून्य परिकल्पना क्या बताती है कि एक दूसरे के साथ आंशिक रूप से संबंधित है, कह रही है। ऑप्शन बी कह रहा है एक दूसरे के साथ सशर्त रूप से संबंधित है। ऑप्शन सी कह रहा है एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी कह रहा है कि एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। ये ऑप्शन सी की एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं है। शून्य परिकल्पना हमें बताती है कि ये एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं है। ये आपके जो पीएच मन के अनुसार है, ये प्रकल्पना एक, ये कहते हैं प्रकल्पना एक जो है कामचलाऊ अनुमान है। कौन, पीएच मन के अनुसार जो है। और ये जैसे कहते हैं जैसे पुरुषों और स्त्रियों की दयालुता में कोई अंतर नहीं होता है, गरीब और धनवान की अपराध प्रवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं है, उसी प्रकार ये कहते हैं एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं होती है। आइए देखते हैं आपका ये रिसर्च का प्रश्न था आपका नेट जेआरएफ का। आइए देखते हैं ये प्रश्न नंबर 22 आपका क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि आपका टालकट पार्सन्स ने कर्ता के निम्नलिखित में से किस अभिप्रेरणा पर कार्य नहीं किया है। किसको कह रहा है, टालकट पार्सन्स महोदय हैं, कह रहा कर्ता के निम्नलिखित में से किस अभिप्रेरणा पर कार्य नहीं किया है। ये नहीं ध्यान दीजिएगा, नहीं हाँ में हो जाए। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है संज्ञानात्मक, ऑप्शन बी कह रहा है मूल्यांकनकारी, ऑप्शन सी कह रहा है संख्यात्मक, ऑप्शन डी कह रहा है तीव्रता से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा संख्यात्मक। ये संख्यात्मक ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। टालकट पार्सन्स महोदय ने कर्ता के प्रेरणा पर कार्य नहीं किया है। बाकी आपका ये इन्होंने जो है ये ऑप्शन ए बी यानी संख्यात्मक, मूल्यांकन और ऑप्शन डी तीव्रता पे कार्य किया है। ये इनका जो संज्ञान देखिए इन्होंने बता रखा, टालकट पार्सन महोदय ने 3 अभिप्रायों को
व्याख्या की है। किस पे की है? ये किया है इन्होंने नंबर 1 ये संज्ञानात्मक पे किया है, और नंबर 2 इन्होंने मूल्यांकनकारी पे किया है, और नंबर 3 जो है इन्होंने ये क्या कहते हैं भावात्मकता पे भी किया है, और तीव्रता पे, ये तीव्रता और भावात्मकता पे जो चौथा किया, ना कि ये संख्यात्मक। ये आपका सी नहीं होगा, इसकी जगह आपका भावात्मकता हो जाएगा। तीव्रता दिया है, इसकी जगह आपका भावात्मकता है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। प्रश्न नंबर 23 ये क्या कह रहा है आपका, ये भी थोड़ा सा अब आपका आ जाएगा इस पूरे। ये प्रश्न कह रहा है शोध में निर्जातीय रूपक कथा का क्या अर्थ है। किसमें कह रहा, शोध में निर्जातीय रूपक कथा का क्या अर्थ है। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा है सांस्कृतिक व्यवहार में निहित अर्थ को प्रकट करना। ऑप्शन बी कह रहा है बड़े पैमाने पर संख्यात्मक आंकड़ों का विश्लेषण करना। ऑप्शन सी कह रहा है अध्ययन किए गए जनसंख्या के प्रकार की व्याख्या करना। और ऑप्शन डी कह रहा है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तुलना करना। तो इसका ये जो है आपका शोध निर्जातीय रूपक कथा, जो ये आपका शोध निर्जातीय रूपक कथा क्या है, इसको इंग्लिश में निर्जातीय रूपक कथा को आप नोट कर लीजिएगा। इथनोग्राफिक एल्गोरी के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछ सकता है इसका क्या अर्थ है, ये ना कि शोध में निर्जातीय रूपक कथा का जगह ये कह सकता इथनोग्राफिक एल्गोरी का क्या अर्थ है, ये पूछा भी जा सकता है। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके इस प्रश्न को रखिएगा। ये प्रश्न जो है आपका इम्पॉर्टेंट है, 23 नंबर प्रश्न, और ख़ासकर नेट यूजीसी नेट जेआरएफ के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप इसका आंसर जो आपका है ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आंसर इसका ऑप्शन ए हो जा रहा है, ये आप लोग इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन ए इसका ए आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक व्यवहार में निहित अर्थ को प्रकट करना, इसका क्योंकि शोध में निर्जातीय रूपक कथा इथनोग्राफिक एल्गोरी का अर्थ है सांस्कृतिक व्यवहार में निहित अर्थ को प्रकट करना। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। देखते हैं प्रश्न अगला क्या है आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 24 ये क्या कह रहा है, मूल्यों के विपणन में मध्य स्थित का मान कहलाता है। किसमें कह रहा है कि मूल्यों के विपणन में मध्य स्थित का मान कहलाता है। तो आपका ऑप्शन ए मध्य, ऑप्शन बी मध्यिका, ऑप्शन सी बहुलक, ऑप्शन डी मध्य बिंदु। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ये माध्यिका हो जाता है। तो ऑप्शन बी इसमें दिया है माध्यिका। मूल्यों के वितरण में मध्य स्थित का मान कहलाता है माध्यिका। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये माध्यिका को स्पष्ट करते हुए संकेत करते हुए आंकड़ों को आरोही अथवा अवरोही क्रम से व्यवस्थित करने पर वह पथ मूल्य जो श्रेणी को 2 बराबर भागों में बांटता है उसे माध्यिका कहते हैं। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं, ये यूजीसी नेट में पूछा जा चुका प्रश्न। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न 25 ये कह रहा किस राज्य में अपिको आंदोलन प्रारंभ हुआ। ये प्रश्न रिपीटेड है। जो 25 नंबर कह रहा किस राज्य में अपिको आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो आपका ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा कि अपिको आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन ये कर्नाटक में, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। आपका ऑप्शन सी है, कर्नाटक में प्रारंभ हुआ अपिको आंदोलन, ये ऑप्शन सी कर्नाटक में। आइए देखते हैं ये जो कर्नाटक राज्य में अपिको आंदोलन प्रारंभ हुआ था, किस लिए प्रारंभ हुआ था, ये आप सभी को जानकारी होना चाहिए। ये आप वनों और वृक्षों के संदर्भ में, किसके संदर्भ में, आपके वनों और वृक्षों के संदर्भ में हुआ था। और गढ़वाल हिमालय वासियों का चिपको आंदोलन का योगदान सर्वाधिक रहा। कहाँ के निवासियों का, गढ़वाल के निवासियों का सर्वाधिक योगदान रहा है। और वैसे उत्तर भारत का यह चिपको आंदोलन दक्षिण भारत में अपिको आंदोलन के रूप में
उभरकर सामने आया था। उत्तर भारत में चिपको आंदोलन के नाम से नोट करके रखिएगा, और दक्षिण भारत में अपको आंदोलन के रूप में उभरकर सामने आया था। अपको कन्नड़ भाषा का शब्द है, जो अपको शब्द यूज किया जा रहा है कन्नड़ भाषा का है, जो कन्नड़ में चिपको का पर्याय है। पर्यावरण संबंधी जागरूकता का यह आंदोलन जो है अगस्त 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ क्षेत्र से शुरू हुआ था। आप नोट करके रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बता दिया है आपको। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपको वाला। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 26 आपका क्या कह रहा है। ये 26 कह रहा है, किसने उन तरीकों का विश्लेषण किया जिनमें पूंजीवाद में अधिक। प्रश्न 26 नंबर है, कह रहा किसने उन तरीकों का विश्लेषण किया जिनमें पूंजीवाद में आर्थिक एवं सामाजिक रूपांतरण सूचना का प्रौद्योगिकी क्रांति के साथ संबंध जोड़ता है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है एडवर्ड सईद, ऑप्शन बी जुगर हबरमास, ऑप्शन सी मैनुअल कैसल्स, ऑप्शन डी परेटो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, मैनुअल कैसल्स महोदय हैं, ये ऑप्शन सी प्रश्न नंबर 27 का आंसर है। किसने उन तरीकों का, 26 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, किसने उन तरीकों का विश्लेषण किया जिनमें पूंजीवाद में आर्थिक एवं सामाजिक रूपांतरण सूचना का प्रौद्योगिकी क्रांति के साथ संबंध जोड़ता है। तो इसका आंसर आपके मैनुअल कैसल्स महोदय हैं। जोड़ते हैं क्योंकि मैनुअल कैसल्स जो हैं उन तरीकों का विश्लेषण किया जिनमें पूंजीवाद में आर्थिक एवं सामाजिक रूपांतरण सूचना का प्रौद्योगिकी क्रांति के साथ संबंध जोड़ता है। किसमें आप ध्यान दीजिएगा, आर्थिक और सामाजिक और पूंजीवाद में रूपांतर सूचना यानी प्रौद्योगिकी के क्रांति के साथ संबंध जोड़ता है। कार्सल्स महोदय एक स्पेनिश समाजशास्त्री हैं, जो आपके कार्सल्स महोदय हैं एक स्पेनिश समाजशास्त्री हैं। इन्होंने सूचना, समाज संचार और वैश्वीकरण की समस्याओं के अध्ययन के लिए अपना जीवन समर्पित किया और काफ़ी अध्ययन इस पर किया है, क्योंकि ये कहते हैं सूचना समाज की व्याख्या करती है। इन्होंने वैश्विक इंटरनेट के विकास के संदर्भ में मनुष्य और समाज की स्थिति का जो है वर्णन किया है। कौन, कैसल्स महोदय। और सामाजिक समस्याओं की भी व्याख्या की, जिसमें सामाजिक परिवर्तन के रूप में तकनीकी क्रांति हुई, इसका योगदान महत्वपूर्ण बिंदु है। इन्होंने कहा है कैसल्स महोदय ने कि नेटवर्क सोसाइटी का उदय है हुआ, पहचान शक्ति, मिलियन का अंत हो गया। ये आपके मैनुअल कैसल्स महोदय की जो है अवधारणा थी। ऑप्शन सी मैनुअल कैसल्स इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट करके रखिएगा। ये प्रश्न नंबर कौन सा है, ये 27 है। तो ये कहा गया 27 प्रश्न आपका, इसको ध्यान दिए। क्या कह रहा है, डिटेक्शन सन 1981 है, डिटेंशन है, ये डिटेंशन है, ये आप ध्यान दीजिए 1981 डिटेक्शन है। बुक्स का लेखक कौन है पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए दे रहा है एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी पीरे बोर्डों, ऑप्शन सी हर्बर्ट ब्लूमर, ऑप्शन सी हैबरमास। आप नोट कर लीजिएगा, ये डिटेंशन बुक है, तो ये 1981 में लिखा गया है। तो इसके राइटर को पूछ रहा है, तो इसके राइटर आपके हैं पीरे बोर्डों महोदय हैं। ये ऑप्शन बी आंसर है, आप नोट कर लीजिएगा। इस बुक के जो है पीरे बोर्डों महोदय हैं। तो इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स है, इसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पीरे बोर्डों महोदय बाद में ये एग्ज़ाम में, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इनका बुक है मास्कुलिन, ये क्या लिखा है देखिए, मास्कुलिन डोमिनेशन, नोट कर लीजिए, मास्कुलिन डोमिनेशन इनकी बुक है जो है, आप ये नोट कर लीजिएगा। इसका डिक्टेशन तो यही है 1981 में इसके कहते हैं। इनका ये बुक मास्कुलिन डोमिनेशन है। अगली बुक इनका है दी लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, दी लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, नोट करके रखिएगा आप लोग, ये अगली बुक है लगेज एंड सिंबॉलिक पावर, तीसरी बुक इनकी है लगेज एंड सिंबॉलिक पावर, नोट करके रखिए। और अगली बुक है आउटलाइन आर ए थ्योरी, क्या है, चौथी बुक इनकी जो है आउटलाइन आर ए थ्योरी है, नोट करके लिख रखिएगा आप लोग। क्या है चौथी, आउटलाइन, ये फ्रेंड थोड़ा मिस्टेक हो गया बताने में, चौथी बुक ध्यान दीजिए, आउटलाइन ऑफ ए थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस, नोट कर लिया प्रैक्टिस। और अगली बुक इनकी है प्रैक्टिकल रीसेंस, ये चौथी के बाद 5वीं बुक इनकी है जो है प्रैक्टिकल रीसेंस,
और अगली 6वीं बुक इनकी है, अब मैं बता दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, ये 6 नंबर बुक्स इनकी है, द फील्ड ऑफ कल्चरल प्रोडक्शन, नोट कर लीजिएगा। और 7वीं और आखिरी बुक इनकी है, आपको बता देता हूँ कौन सी है, द रूल्स ऑफ आर्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट 7वीं बुक्स, ये 7वीं नंबर बुक्स जो मैं बता रहा हूँ, ये 7वां नंबर, नोट करिए, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है, द रूल्स ऑफ आर्ट, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। किसकी बुक है, ये सारी बुक्स जो बताया हूँ फ्रेंड्स आप सभी को पीरे बोर्दों महोदय द्वारा लिखी गई बुक्स है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर फ्रेंड्स, आज ये 27 प्रश्नोत्तरों की ही एक श्रृंखला थी जो समाप्त हुई। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग इस क्लास को मिस ना करिएगा, ज़रूर देखिएगा, और आप सब इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा ताकि इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट आप जैसे और मित्रों को प्राप्त हो सके, निःशुल्क क्लास का बेनिफिट। और आप सब इसको एक लाइक कर दीजिएगा क्लास को। आपका लाइक जो है मेरी जो है हौसला अफजाई करता है, मेरा पावर है, जो है ताकत है, आप सभी के द्वारा जो दिया जाता है। एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आपकी अगली क्लास जो चाहिए वो किस टॉपिक पे चाहिए, प्रश्नोत्तरी पे चाहिए कि किसी राइटर पे, किसी थिंकर पे, कि किसी टॉपिक पे चाहिए, आप बताइएगा। मैं अगली क्लास आप सभी के लिए जो है उसी टॉपिक पर लेकर आऊँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।